29 जनवरी के दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं इकबाल अहमद। पूर्वी यरूशलेम में एक बस्ती में शुक्रवार रात हुई गोलीबारी में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। इसराइल की मैगडेन डेविड एडोम आपातकालीन सेवा के अनुसार घायलों का उपचार किया जा रहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इसराइली मीडिया ने बताया कि हमला एक आराधना स्थल में शुरू हुआ और पड़ोस की एक सड़क तक फैल गया। यह घटना गाजा पट्टी से फलस्तीनी आतंकवादियों द्वारा इजराइल में रॉकेट दागे जाने के घंटों बाद हुई है। हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके पहले गुरुवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन शरणार्थी शिविर में एक छापे में इजरायली बलों ने 61 वर्षीय एक महिला सहित 9 फलस्तीनियों को मार डाला था। तब से तनाव अधिक है। इसराइल ने कहा है कि आतंकवादी दस्ते को विफल करने के लिए छापे मारे गए हैं, जिससे इजरायलियों के खिलाफ हमले की योजना बनाई गई थी। पीएमएल-एन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज अहम असेंबली चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए शनिवार को पाकिस्तान लौट आई हैं। करीब 4 महीने पहले वह अपने पिता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने लंदन गई थी। पार्टी के मुख्य संगठनकर्ता बनाई गई ये मरियम नवाज 49 वर्षीय अबू धाबी से यहाँ अल्लामा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची हैं। वैसे विमान में चिकित्सा उपस्थिति के चलते उनकी उड़ान में 1 घंटे की देरी हुई। पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी होने के बाद वह पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान से लंदन चली गई थी। भारतीय मूल की प्रख्यात अमेरिकी अटॉर्नी हरमीत ढिल्लो रिपब्लिकन नेशनल कमेटी एआरएनसी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जीत सकी। शुक्रवार को हुए इस हाई प्रोफाइल चुनाव में रोना मैकेडेनियल को एक बार फिर एआरसी अध्यक्ष पद चुन लिया गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी माने जाने वाली मैकेडेनियल का कार्यकाल 2 साल का होगा। गुप्त मतदान के जरिए हुए चुनाव में उन्हें 111 वोट मिले, जबकि डिल्लो को 51 मत हासिल हुए। वहीं माईपीलो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ माइक डिलेंडन को 4 वोटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव ने रिपब्लिकन पार्टी में अंदरूनी स्तर पर बढ़ते विभाजन को उजागर कर दिया है, जो 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में उनकी संभावना को प्रभावित कर सकता है। एआरएनसी अध्यक्ष पद का चुनाव दक्षिणी कैलिफोर्निया के रिसोर्ट में हुआ था, जहां सभी 50 प्रांतों के एआरएनसी मतदाता समूह के 168 सदस्य, कार्यकर्ता और निर्वाचित पदाधिकारी इकट्ठा हुए थे। नतीजे घोषित होने के बाद फौरन बाद मैकेडेनियल ने अपने प्रतिद्वंदी को मंच पर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट होकर काम करने पर 2024 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को हमारी गूंज सुनाई देगी। म्यांमार की सैन्य सरकार ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण को लेकर एक नया कानून बनाया है। इस कानून की वजह से साल के अंत में होने वाले आम चुनाव में विपक्षी समूहों के लिए सेना समर्थित उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती देना मुश्किल हो जाएगा। नया चुनाव कानूनी सरकार अखबार म्यांमार एलन में प्रकाशित किया गया है। इसमें चुनाव में हिस्सा लेने वाले दलों के लिए निर्धारित न्यूनतम कोष और सदस्यता के स्तर के बारे में बताया गया है। नए कानून के जरिए उन दलों को या उम्मीदवारों के चुनाव पर लड़ने पर रोक लगाई है जिन्हें सैन्य शासन गैर कानूनी मान्य होता है या उनका संबंध ऐसे संगठनों से है जिन्हें सैन्य सरकार ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। सेना ने फरवरी 2021 में आंग सान सूची की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। उसने सूची और उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। सूची की पार्टी ने नवंबर 2020 के आम चुनाव में दूसरे कार्यकाल के लिए प्रचंड बहुमत हासिल किया था। नया कानून दलों को संघीय निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराने के लिए 2 महीने का वक्त देता है और ऐसा न करने वाले दल खुद ब खुद असामान्य हो जाएंगे और उन्हें भंग मान लिया जाएगा। पूरे देश में चुनाव लड़ना चाह रहे दलों के लिए जरूरी होगा कि वे पंजीकरण के बाद 3 महीने में कम से कम 1 लाख सदस्य बनाएं, जो 2020 के चुनाव के लिए तय किए गए न्यूनतम स्तर 100 से ज्यादा है। दलों को 6 महीने के अंदर देश के आधे नगरों में अपने दफ्तर खोलने होंगे और कम से कम आधी सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि वह सेना की ओर से कराए जाने वाले चुनाव को स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी ने अपने आरोप में लगाया था कि सेना फर्जी चुनाव के जरिए राजनीतिक वैधता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने की कोशिश कर रही है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक ने शुक्रवार को एसोसिएट प्रेस को भेजे संदेश में नए कानून को खारिज किया है। पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति का सदस्य क्याओ हाटवे ने कहा है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति में इसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सैन्य परिषद की सभी
कार्रवाइयां अवैध हैं। सैन्य परिषद द्वारा किए गए तख्ता पलट ने भी मौजूदा कानून का उल्लंघन किया है और लोगों का उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। म्यांमार में फिलहाल 90 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सेना के समर्थन वाली यूनियन सोलिसिटेड एवं डेवलपमेंट पार्टी ही नए कानून के तहत निर्धारित जरूरतों को पूरा कर पाएगी। इस पार्टी ने 2020 के चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन किया था। सूचकांक प्रदाता एमएसएसई ने शनिवार को कहा है कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयर भाव को गलत तरीके से बढ़ाने का आरोप लगाने वाली हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर उसने समूह की प्रतिभूतियों से जानकारी मांगी है। एमएससीआई ने कहा है कि वह अडानी समूह और उसकी कंपनियों के कामकाजी तौर तरीकों के बारे में आई इस रिपोर्ट से अवगत है। उसने एक बयान में कहा है कि एमएससीआई इस स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना पर करीबी नजर रखे हुए है। सूचकांक प्रदाता ने कहा है कि एमएससीआई वैश्विक निवेश योग्य बाजार सूचकांक के लिए प्रासंगिक प्रतिभूतियों की योग्यता को प्रभावित कर सकने वाले कारकों एवं मौजूदा हालात पर हमारी निगाह है। उसने कहा है कि इन मुद्दों पर बाजार प्रतिभागियों से समय पर फीडबैक आने का वह स्वागत करती है। वर्तमान में अडानी समूह से जुड़ी 8 कंपनियां एमएससीआई स्टैंडर्ड सूचकांक का हिस्सा है। बाजार जानकारों का कहना है कि कोई भी प्रतिकूल जानकारी मिलने पर एमएससीआई सूचकांक में अडानी समूह की कंपनियों को बढ़ांक को कम किया जा सकता है या फिर उसे सूचकांक से बाहर भी किया जा सकता है। अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाया जाता है तो फिर अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और तेज हो सकती है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आने के बाद 2 से कारोबारी दिनों में एक ही अडानी के समूह के बाजार पूंजीकरण में लगभग 4.17 लाख करोड़ रुपए की भारी गिरावट आ चुकी है। हालांकि जानकारों को लगता है कि अडानी समूह से फीडबैक आने पर और उसकी समीक्षा की प्रक्रिया पूरी न होने तक एमएससीआई कोई भी कदम नहीं उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा लेखांकन या धोखाधड़ी के प्रकार के दावे जांच तथ्यों से राहत है। अडानी पोर्टफोलियो की 9 सार्वजनिक सूचीबद्ध संस्थाओं में से 8 का ऑडिट बिग 6 में से एक द्वारा किया जाता है। अडानी एंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि लीवरेज या लोअर लीवरेज मुद्दे पर हमारी विभिन्न कंपनियों में से 100 को रेट किया जाता है। यह हमारी आईबीआईटी का लगभग 100% है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि राजस्व या बैलेंस शीट को आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाए जाने या प्रतिबंधित किए जाने पर अडानी पोर्टफोलियो में 9 सूचीबद्ध कंपनियों में से 6 राजस्व, लागत और कैपिटल के विशिष्ट क्षेत्र नियामक समीक्षा के अधीन है। वहीं दूसरी तरफ भारत में एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बसपा अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को कहा है कि केंद्र सरकार ने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाई गई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर आगामी सत्र में संसद में अपना वक्तव्य देना चाहिए। अमेरिका की निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि अडानी समूह स्टॉक हेरफेर और लाखों संबंधित धोखाधड़ी में विलुप्त था। अडानी समूह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण, निर्धार और एक तरफा बताया है। उनका आरोप है कि यह रिपोर्ट उसकी शेयर बिक्री को बर्बाद करने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से पेश की गई है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा है कि देश में पिछले 2 दिनों से गणतंत्र दिवस से ज्यादा प्रमुख अडानी उद्योग ग्रुप के संबंध में अमेरिकी फर्म हिडनबर्ग की आई नेगेटिव रिपोर्ट और उसके शेयर बाजार पर व्यापक बुरे प्रभाव से काफी चर्चा में है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि उनकी हत्या के लिए नई योजना बनाई गई थी। उन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीए के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पर प्रमुख साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष ने कथित जासूस को प्लान सी करार दिया है। इसके लिए उन्होंने जरदारी पर हत्या के प्रयास को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन को पैसा देने का आरोप लगाया है। खान ने आरोप लगाया है कि अब उन्होंने प्लान सी बनाया है और इसके पीछे आसिफ अली जरदारी है। उनके पास भ्रष्टाचार का बहुत पैसा है, जैसे वह सिंध सरदार से लूटते हैं और चुनाव जीतने पर खर्च करते हैं। जरदारी ने एक आतंकी संगठन को पैसा दिया है और ताकतवर एजेंसियों को लोग उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह 3 मोर्चों पर तय किया गया है, वे जल्द ही कार्रवाई करेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो देश को उन लोगों को जानना चाहिए जो इसके पीछे थे, ताकि देश उन्हें माफ नहीं करे। पिछले साल नवंबर में वजीराबाद में पर हुए हमले का जिक्र करते हुए खान ने दावा किया है कि धार्मिक उग्रवाद के नाम प्लान बी के तहत उन्हें मारने की साजिश रची गई थी।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार को रूस जाएंगे और अपने रूसी समकक्ष के साथ संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री ने शनिवार को यह घोषणा की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बिलावल अपने रूसी समकक्ष सरगोई लावारेस के न्योते पर मास्को जाएंगे। उसने कहा कि अब अपने रूसी समकक्ष के साथ आधिकारिक वार्ता करेंगे, जहां दोनों पक्ष संपूर्ण द्विपक्षीय संबंध पर चर्चा करेंगे तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों को आदान प्रदान करेंगे। उनकी इस यात्रा से पहले ऊर्जा मंत्री निकोलियस सुलुगोस ने अगुवाई में रूसी मंत्रिमंडल ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तेल लेने की संभावना तलाशने के लिए पिछले सप्ताह पाकिस्तान की यात्रा की थी। अमेरिका ने चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक को राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध करने की योजना बनाई है और हाउसिंग फॉरेन अफेयर्स कमेटी अगले महीने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए एक बिल पर वोट करेगी। रिपोर्ट के अनुसार बिल व्हाइट हाउस को बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की कानूनी शक्ति देगा। पिछले महीने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जारी किए गए मोबाइल उपकरणों पर चीनी शॉर्ट फॉर्म वीडियो मेकिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। सदन ने कर्मचारियों को सभी मोबाइल फोन से टिकटॉक हटाने को आदेश दिया था। प्रवक्ता के एक बयान में कहा गया है, हम आशा करते हैं कि सांसद अपनी ऊर्जा को उन मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के प्रयासों पर केंद्रित करेंगे, बजाय इसके कि किसी एक सेवा पर प्रतिबंध लगाने से वे किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे जिसके बारे में वे चिंतित हैं या अमेरिका को आधुनिक सुरक्षित बनाते हैं। 19 अमेरिकी राज्यों में स्थानीय प्रशासन ने पहले ही सरकार द्वारा जारी किए गए उपकरणों पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। टिकटॉक वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को हल करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहा है। पहले की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टिकटॉक की मूल कंपनी चीनी स्थित बाइटडांस ने कम से कम 2 अमेरिकी पत्रकारों और उनके अन्य लोगों की छोटी संख्या का डेटा तक पहुंच बनाई है। पिछले साल अक्टूबर में टिकटॉक ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उनके कुछ अमेरिकी व्यक्तिगत को ट्रैक करने के लिए विशिष्ट स्थान डेटा का उपयोग किया गया है। फॉक्स की एक रिपोर्ट के खिलाफ जिसमें आरोप लगाया गया था कि ऐप ऐसी निगरानी करने का योजना बना रहा है। जून में टिकटॉक ने कहा था कि उसने ओरेकल के माध्यम से अमेरिकी उपयोगकर्ता डेटा को रूट करना शुरू कर दिया है ताकि चीन स्थित कर्मचारी अमेरिकी डेटा तक नहीं पहुंच सके। एक फुटेज जारी होने के बाद अमेरिका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें फेमस में से 5 पूर्व अधिकारी को एक अमेरिकी अमेरिकी व्यक्ति को बेरहमी से पीटते हुए देखा गया है। पीड़ित की घटना के बाद 3 दिन बाद में मौत हो गई थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण रहने का आह्वान किया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि टायर निकोलस की पिटाई के भयानक वीडियो देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया है और गहरा दुख हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी 7 जनवरी को 29 वर्षीय पीड़ित टायर निकोलस को बारी बारी से लात और घूंसे से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को फेमस पुलिस विभाग ने 4 ग्राफिक वीडियो जारी किए हैं जो 1 घंटे से अधिक के फुटेज थे। पहले वीडियो में अधिकारियों को निकोलस को उनके वाहन से बाहर खींचते हुए और जमीन पर गिरने के लिए चिल्लाते हुए दिखाया गया है। खंबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से एक अलग वीडियो में अधिकारियों को आवासीय क्षेत्र में निकोलस को पकड़ने के बाद पीटते हुए दिखाया गया है। 2 कार्यों को उसने नीचे पकड़ते हुए देखा जा सकता है, जबकि अन्य बारी बारी से उन्हें लात मारते और मुक्का मारते और डंडे से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे जमीन पर घसीटते हुए लोग ले जाते हैं और उसे एक कार के सामने बैठा देते हैं। तीसरे और चौथे वीडियो में पिटाई के पुलिस बॉडी में कैमरा फुटेज को दिखाया गया है, जिसमें निकोलस को नीचे रखा गया और काली मिर्च छिड़काकर मारा गया है और बार बार माँ माँ वो चिल्ला रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के बीच वह रूस के साथ बातचीत जारी रखेंगे। मैक्रों ने शुक्रवार को चंद्र न्यू वर्ष के अवसर पर एलिसी पैलेस में एक स्वागत समारोह के दौरान कहा है कि मैं रूस से बातचीत करना जारी रखूंगा। इस बात की जानकारी BFTM टीवी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। उल्लेखनीय है कि फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि यूक्रेन में संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण सुरक्षा विषयों पर सूचनाओं के निबंध आदान प्रदान की अनुमति के लिए फ्रांस सभी स्तरों पर रूस के साथ संपर्क बनाए रखना चाहता है।
अमेरिका स्थित रूसी दूतावास ने अमेरिकी सरकार से रूस के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने और सक्षम रूसी अधिकारियों के काम में दखल देने की कोशिश बंद करने का आह्वान किया है। उसने अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा मानवाधिकार संगठन मॉस्को हेलसिंकी समूह एमएचजी के बंद करने के मॉस्को सिटी कोर्ट के फैसले की निंदा किए जाने के बाद यह आह्वान किया है। दूतावास ने एक बयान में कहा है कि हमने अमेरिकी प्रशासन के एक और रूस विरोधी बयान का संज्ञान लिया है। इस बार हम मॉस्को हेलसिंकी समूह को बंद करने के मॉस्को सिटी कोर्ट के आदेश तथा कुछ नागरिक संगठनों को अवांछनीय घोषित करने के मामले में मानवाधिकारों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन का ये अंक समाप्त होता है।